वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लास। आज हम एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बताएंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये है इसका फॉर्मेट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक तरफ इनकम दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर। ये है क्या? इट इज़ द समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द अकाउंटिंग ईयर। तो पूरे एक साल का जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है उसका समरी है। इट सर्व्स द सेम पर्पस एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डज। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इनके लिए यही होता है, बराबर उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बोलते हैं। इसके फीचर्स बताएंगे, फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उनके फीचर्स को जाने ये क्या क्या। पहला, इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। तो एक्रूअल बेसिस क्या होता है? रेवेन्यूज एंड कॉस्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच दे अकर रादर व्हेन दे आर पेड। इसमें जिस समय रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड विच दे अकर, कब उसका पेमेंट हो रहा है ये नहीं माना जाता है। कब ये ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस हुआ एक्चुअली हैपनिंग हुआ इसका, वो पीरियड को माना जाता है, न कि कब उसका पेमेंट हुआ। It includes only revenue items of current periods। इसका क्या मतलब है? पर्टिकुलर जिस पीरियड के लिए बनाया जा रहा है उससे रिलेटेड जो रेवेन्यू है बस खाली वही लिया जाता है। द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑन द एक्सपेंडिचर साइड एंड इनकम्स एंड गेन्स ऑन द इनकम साइड ऑफ द अकाउंट। तो एक्सपेंडिचर साइड में क्या दिखाया जाता है? एक्सपेंस और लॉसेस, और इनकम साइड में जितने भी इनकम्स एंड गेन्स है इनकम साइड में दिखाया जाता है इसका। फोर्थ है, इट शोज द नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस, दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और डेफिसिट, दैट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, विच इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल फंड शोन इन द बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता था? प्रॉफिट और लॉस होता था। तो वहाँ पे जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग सरप्लस बोलते हैं। प्रॉफिट का शब्द यूज करते हैं, उसकी जगह हम लोग क्या बोलते हैं? सरप्लस, या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। मतलब जितना इनकम ज़्यादा हो रहा है एक्सपेंडिचर के ऊपर वो कहिए, या सरप्लस कहिए शॉर्ट में। या जब लॉस होता है तो इसको बोलते हैं डेफिसिट, दैट इज़ एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। मतलब इनकम के ऊपर जितना पोर्शन एक्सेस जो है एक्सपेंडिचर होता है, मतलब हम लोग का जो बिजनेस कंसर्न है उनके भाषा में कहें तो वो लॉस है, तो वही चीज़ है। और वहाँ पे क्या होता था? प्रॉफिट या लॉस जो कैपिटल में ट्रांसफ़र होता था, प्रॉफिट होता था प्लस करते थे, लॉस होता था माइनस करते थे। यहाँ उसका नाम है कैपिटल फंड। ये हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट जब करेंगे, तो कैपिटल नहीं बोलते वहाँ, यहाँ फंड होता है, कैपिटल फंड। तो उसमें वो ट्रांसफ़र हो जाता है जो लॉस, मतलब सरप्लस या डेफिसिट जो भी है। अब इनके स्टेप्स बताएंगे, स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये देख रहे हैं आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक तरफ एक्सपेंडिचर दूसरी तरफ इनकम। तो इसका स्टेप्स है कैसे इसको बनाते हैं। तो पहला, एक्सक्लूड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ कैश एंड बैंक एज दे आर नॉट इन इनकम। तो ये जो रिसीट पेमेंट अकाउंट है वहाँ में जो कैश और बैंक फिगर है उसको नहीं लेते हैं इसमें। और क्या करते हैं? एक्सक्लूड द कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स एज दिस आर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। तो जो रिसीट पेमेंट अकाउंट में जो कैपिटल रिसीट्स होते हैं और जो कैपिटल पेमेंट्स है
उनको छोड़ दीजिए, वो सीधे बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ पे नहीं आएगा। थर्ड, कंसीडर ओनली द रेवेन्यू रिसीट्स टू बी शोन ऑन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब जो भी रेवेन्यू रिसीट्स होंगे उनको इनकम साइड में दिखाएंगे, इस साइड में। Some of this need to be adjusted by excluding the amounts relating to the preceding and the succeeding periods and including the amounts relating to the current year not yet received। तो इसमें यहाँ देख रहे हैं, छोटा छोटा दिख रहा होगा, कुछ एडजस्टमेंट्स होता है। जब रिसीट पेमेंट्स अकाउंट से यहाँ पे ले आते हैं रिसीट्स को, तो उसमें कुछ छटाई करनी होती है। क्या, वहाँ तो सभी पीरियड्स के लिए मनी आता है, तो पिछले साल के लिए, पिछले जितने भी साल हैं उनसे रिलेटेड कोई अगर रिसीट आया हो, उनको छटाई कर देना है, उनको माइनस कर देना है इनकम से, उसको नहीं दिखाना है। या इससे नेक्स्ट ईयर में, रनिंग ईयर से नेक्स्ट ईयर के लिए कोई अगर रिसीट मिला है तो उनको भी छांट देंगे, उसको भी नहीं दिखाएंगे इसमें खाली इस करेंट ईयर में। और करेंट ईयर से रिलेटेड कोई रिसीट कहीं पे बाकी रह गया है मान लीजिए, तो उनको भी जोड़ देना है। ये एक विशेष बात है, ध्यान में रखना है। पिछले या आगे के किसी भी पीरियड का कोई रिसीट को अगर रहेगा तो हटा देंगे, तो हटा के इसको यहाँ पे लाएंगे। और अगर कोई चीज़ छूटा हुआ है पिछले मतलब इस साल से रिलेटेड, तो उसको जोड़ के दिखाएंगे, भले ही वो ना मिला हो, बाकी हो, फिर भी उसको जोड़ देंगे एडजस्टमेंट के तौर से। अगर ये दिख रहा है छोटा, तो इस तरह से उनको जोड़ देना है, ये ख्याल रखना है। देन फोर्थ, टेक द रेवेन्यू एक्सपेंसेस टू द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद ड्यू एडजस्टमेंट्स एज पर द एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रिलेटिंग टू द अमाउंट्स पेड इन एडवांस एंड दोज नॉट येट पेड। तो उसी तरह से एक्सपेंडिचर में भी आप पिछले साल का कोई पेमेंट है उसको हटा दीजिए, नेक्स्ट ईयर के लिए कोई एडवांस पेमेंट किया है उसको भी हटा दीजिए, और करेंट ईयर के पेमेंट में अगर कुछ चीज़ बाकी है उनको जोड़ लीजिए, एडजस्ट कर दीजिए, इसमें करके फिगर्स को एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देना है। देन कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स नॉट अपीयरिंग इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दैट नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द सरप्लस डेफिसिट फॉर द करेंट ईयर। तो याद करिए, हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं लेते थे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं लेते थे, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वगैरह इस सब को नहीं दिखाया जाता था। तो इन सब को यहाँ पे दिखाना है, इसमें हम लोग कंसिडर करेंगे उन चीज़ों को। अब इसका फॉर्मेट के ध्यान दें, तो ये आपके सामने है इसका फॉर्मेट। ये थोड़ा सा लंबा है, स्क्रीन पे पूरा एक साथ नहीं दिखा पाएंगे, इतना छोटा आपको समझ में आएगा नहीं, तो इसको हम टुकड़े टुकड़े में दिखाना चाहते हैं, पार्ट बाय पार्ट। ये देख रहे हैं, तो एक साथ अगर मैग्नीफाई करेंगे तो स्क्रीन पे आएगा नहीं, तो हम इसको एक एक पार्ट हम लेंगे। जैसे ये एक पार्ट है, और फिर ये इस तरह से, फिर इधर का भी दिखाएंगे टुकड़े टुकड़े में। तो लेट अस सी, देखा जाए। तो ये थोड़ा सा बड़ा किया है, अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, लेकिन फिर भी मुश्किल ही है, बहुत अच्छे से नहीं दिख पाएगा। ऐसे तो अपने बुक्स में देखिएगा इसमें क्या कौन से आइटम आते हैं। अब हम इसको पार्ट में करके दिखाने वाले हैं। इतना तो दिख ही रहा होगा कि एक तरफ एक्सपेंडिचर है, एक तरफ इनकम है, तो सारे इनकम एक साइड में आ जाएगा, सारे एक्सपेंडिचर्स इधर आ जाएंगे। इनको हम मैग्नीफाई करके आपको बताने वाले हैं। ये दिया देखिए, ये क्वेश्चन, इसमें कुछ चीज़ दिख रहा है, देखिए ये सब्सक्रिप्शंस है, इसमें कुछ प्लस एडजस्टमेंट्स है, कुछ माइनस एडजस्टमेंट है, फिर एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस, डोनेशंस, जनरल, गवर्नमेंट ग्रांट एंड कैश सब्सिडीज। ये क्या है ये बताते चलें आपको इन टर्म्स का मतलब। तो पहले है सब्सक्रिप्शंस, ये देख रहे हैं, ये
Subscription is a membership fees paid by the member on annual basis. This is the main source of income of such organization. तो इन NPO जो ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ मेंबर होते हैं तो उनको मेंबर होने के लिए फ़ीस देना पड़ता है, एनुअल फीस देना होता है, तो वो उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शंस। तो यही कह रहा है कि मेन सोर्स ऑफ इनकम है NPO का, क्योंकि ये लोग तो कुछ प्रॉफिट के लिए काम करते नहीं, तो पैसा कहाँ से आता है? तो एक तो जो उनके मेंबर्स होते हैं जो फीस पेड करते हैं वो उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं, तो वो एक मेन सोर्स होता है। और इसमें आप देख रहे हैं कुछ एडजस्टमेंट के साथ हम लोग करते हैं, तो ये समझ जाइए, ये माइनस एडजस्टमेंट में हम लोग पास्ट ईयर का कोई अगर रिसीट है वो हटाते हैं, नेक्स्ट ईयर अगर कोई एडवांस है वो हटा देते हैं, तो उसको माइनस कर देते हैं। और प्रेजेंट ईयर से रिलेटेड कुछ अगर बाकी है, ये पिछले साल पर कुछ पैसा मिल गया था, उन सबको हम लोग यहाँ दिखा देते हैं प्रेजेंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में, क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड है। तो ये एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है सब्सक्रिप्शन का, तो इसको हम लोग डिटेल में आगे करेंगे। तो फिलहाल अभी ये देख लीजिए कि इस तरह से इसको करके फिर जोड़ते हैं। आगे और भी टर्म्स है, फिर है एंट्रेंस और एडमिशन फीस। ये देख रहे हैं एंट्रेंस या एडमिशन फीस, ये क्या होता है? एंट्रेंस फी विच इज़ ऑल्सो नोन एज एडमिशन फी इज़ पेड ओनली वंस बाय द मेंबर एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ मेंबर। तो जैसे स्कूल में भर्ती होते वक्त एडमिशन फ़ीस एक देना पड़ता है अलग से, उसी तरह से यहाँ भी जो पहली बार मेंबर बनते हैं तो उनको ये देना होता है, इसके मेंबर बनने के लिए एडमिशन फ़ीस के तौर से ये एक ही बार देना होता है, तो ये मेंबर बनने के लिए, तो ये उसको भी हम लोग इनकम में दिखाते हैं। और क्या टर्म्स है? डोनेशंस है जनरल यहाँ पे, तो ये क्या होता है? सच डोनेशंस आर टू बी यूटिलाइज्ड टू प्रमोट द जनरल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट्स एज इट इज़ a regular source of income. Hence it is taken to the income side of the income and expenditure account of the current year. तो इनको डोनेशंस भी मिलता है, ये अच्छे काम करते हैं तो डोनेशंस ये लोग लेते रहते हैं। तो यहाँ हम लोग एक वर्ड यूज़ किया जनरल, आप एक देखेंगे स्पेसिफिक होता है किसी पर्टिकुलर काम के लिए अगर दिया जाए बाई नेम कि इस काम के लिए दिया जा रहा है तो वो स्पेसिफिक डोनेशन होता है, उसको हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट में रख दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम जनरल डोनेशन की बात कर रहे हैं कि कोई आदमी आपको डोनेट कर रहा है कुछ, लेकिन ये नहीं कह रहा कि किस पर्टिकुलर काम के लिए उसको यूज़ करना है, जस्ट NPO के है उनको दान देना है तो उन्होंने डोनेट कर दिया। इस तरह का जो पैसा आता है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखा देते हैं। और आगे आप देखेंगे अगर स्पेसिफिक पर्पस वाइज किसी काम के लिए दिया जाए तो वो बैलेंस शीट में आता है, उसको हम लोग देखेंगे अलग से फंड बनाया जाता है और वहाँ उसको दिखाया जाता है। तो फिलहाल यहाँ जानिए जितने भी जनरल डोनेशन होगा वो इसमें आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। फिर है गवर्नमेंट ग्रांट्स, कैश सब्सिडीज़। तो गवर्नमेंट ग्रांट क्या है? schools, colleges, public hospitals, etc. depend upon government grant for their activities. The recurring grants in the form of maintenance grant is treated as revenue receipt, that is income of the current year and credited to income and expenditure account. तो ये गवर्नमेंट से भी इनको मदद मिलता रहता है, तो जो रिकरिंग नेचर का है हर साल मिलता रहता है उसको हम लोग इनकम साइड में दिखा देते हैं। Grants such as building grant are treated as capital receipt and transferred to the building fund account. तो अगर इस तरह के बिल्डिंग ग्रांट वगैरह कुछ मिलता है तो उसको हम लोग बैलेंस शीट में देखेंगे आगे कि हम लोग फंड मेंटेन करते हैं, तो बिल्डिंग फंड जैसे है उसके लिए अगर आ रहा है तो बिल्डिंग फंड में वो जमा हो जाता है। लेकिन अगर जनरल नेचर का है तो उसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में दिखा देते हैं। तो ऐसा ग्रांट इनको मिलता रहता है तो उसको यहाँ दिखाते हैं। और उसी तरह से कैश सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज। सम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस रिसीव कैश सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज। दिस सब्सिडी इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम फॉर द ईयर इन विच इट इज़ रिसीव। तो कुछ इस तरह का कैश के रूप से कुछ मदद मिलता है तो उसको भी हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में दिखा देते हैं। ये तो हुआ। और आगे फिर देखते हैं, ये जो पोर्शन था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है,
तो ये क्या है, पहले पढ़ें। रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ एन ओल्ड एसेट अपीयर इन द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ द ईयर इन विच इट इज सोल्ड, बट एनी गेन और लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट इज टेकन टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द ईयर। तो मान लीजिए कुछ पुराने एसेट्स हैं, उनको बेच दिया गया, तो उसमें अगर प्रॉफिट होता है, मान लीजिए आपका बुक वैल्यू जो है 2000 दिखा रहा है, लेकिन वो सेल हो रहा है 3000 में, तो 1000 आपका प्रॉफिट हुआ। तो उस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ दिखा देते हैं। उसी तरह से अगर लॉस होगा, बुक वैल्यू ज़्यादा है, सेल प्रोसीड कम है, तो उसको हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। जब आप एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे आपको, तो उसको दिखाई पड़ेगा। फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, तो जो न्यूज़पेपर वगैरह आता रहता है पुराना, घर में भी बेचा जाता है, तो यहाँ भी ये लोग बेच देते हैं। या कुछ पुराने मतलब स्पोर्ट्स मटेरियल वगैरह है, पुराना हो गया, उसको बेच देंगे, तो उसको भी हिसाब रखना होता है, यहाँ दिखा देते हैं। तो सेल ऑफ पीरियडिकल, इट इज़ एन आइटम ऑफ रिकरिंग नेचर एंड सोन एज द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कुछ पैसा अगर इससे मिलता है बेचने से, तो उसको भी यहाँ दिखा देंगे। फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स जनरल, तो आपका अगर कुछ इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है एनपीओ के पास, उसको मार्केट में लगा सकते हैं कुछ आमदनी के लिए। तो अगर आपका कोई स्पेशल फंड नहीं है, जनरल पैसा आप लगा दिया, इस पर्टिकुलर फंड से नहीं लिया, उसको जनरल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो उसको उस पर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, या अगर कुछ इंटरेस्ट एक्रूड हो रहा है उस पर, उनको आपको दिखाना है। लेकिन अगर आप किसी फंड से पैसा लेके इन्वेस्ट करते हैं, उस फंड का नाम रहता है, तो वो आप देखेंगे कि वो बैलेंस शीट में जो फंड बनाएंगे वहीं पे उसको दिखाएंगे, तो आपको उसको बताएंगे आगे। लेकिन अगर जनरल है, किसी फंड से रिलेटेड नहीं है, तो उसका जो अर्निंग है उसको आपको यहाँ दिखाना है इनकम साइड में, इनकम एक्सपेंडिचर में। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने बताया सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स, वही सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड मटेरियल्स लाइक ओल्ड बॉल्स, बैट्स, नेट्स एक्सेट्रा, पुराना जो स्पोर्ट्स का आइटम है, इज़ द रेगुलर फीचर विद एनी स्पोर्ट्स क्लब। तो हर जगह तो होगा नहीं, स्पोर्ट्स क्लब वगैरह में होगा, तो खेल का जो सामान पुराना हो जाता है उसको बेचेंगे और इनको यहाँ पे दिखा देंगे। इट इज़ यूजुअली शोन एज एन इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जनरल, इट रिलेट्स टू द इन्वेस्टमेंट नॉट मेड फ्रॉम एनी स्पेसिफिक फंड। तो जैसा हमने कहा कि जब कोई स्पेसिफिक फंड से आप पैसा नहीं लगाए हैं, जनरल जो पैसा है उसी में से आप लगाए हैं, तो उसका इंटरेस्ट जो यहाँ आएगा। अगर फंड से पैसा लिया होगा, फंड के नाम से ही इन्वेस्टमेंट होगा, वो आपको बैलेंस शीट में उस फंड के पे दिखाना पड़ेगा। उसको हम लोग बैलेंस शीट जब करेंगे तब बताएंगे। जनरल वाला यहाँ पे आएगा, इतना ही जानिए अभी। अब हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो बताने लायक नहीं है, जैसे सैलरीज़ हैं, आपको पता ही है, सैलरी जो एम्प्लॉय होंगे उनको सैलरी दिया जाएगा, या कुछ अगर उनको रेंट वगैरह कहीं कुछ पे किया हो तो वो आप दिखाएंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कहीं आना जाना हुआ उसके लिए जो खर्चे हैं वो आता है। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कुछ स्टेशनरी वगैरह छपने का जो पैसा लगता होगा, खर्चा होता, वो सब एक्सपेंडिचर में आप दिखाएंगे। तो जैसे पीएल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी करते थे, वैसा ही यहाँ भी है, सब चीज़ दिखाएंगे। फिर ये बताया था लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, बुक वैल्यू अगर ज़्यादा है सेल प्रोसीड से, तो वो जो जितना पोर्शन लॉस हुआ ये यहाँ दिखाएंगे। बस एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, अक्सर ये गलती कर जाते हैं, चाहे प्रॉफिट दिखाएं चाहे लॉस, ओनली जो प्रॉफिट पोर्शन है या जो लॉस का पोर्शन है वही यहाँ पे दिखाएंगे। मान लीजिए जैसे 5000 का आपका कोई एसेट है, उसका आपने 3000 में बेचा, तो 2000 लॉस हुआ, तो उस लॉस को यहाँ दिखाना है। और अक्सर ये गलती ये कर देते हैं कि 3000 में सेल किया तो 3000 ही यहाँ दिखा देते हैं। तो 5000 का एसेट अगर 3000 में बेचे हैं तो लॉस तो 2000 है, तो उस 2000 को यहाँ दिखाना है, ना कि उस 3000 को।
3000 आप कहाँ दिखाएंगे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, जो रिसीट है वहाँ आप सामान से 3000 मिला है एसेट से सेल प्रोसीड, तो वो वहाँ पे दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जो लॉस है वो दिखेगा। उसी तरह से जो प्रॉफिट होगा, अगर 5000 का सामान आप 6000 में बेच रहे हैं तो 1000 प्रॉफिट हो रहा है, तो वो 1000 ही आप इनकम में दिखाएंगे। और रिसीट एंड पेमेंट में 5000 दिखाएंगे जो सेल प्रोसीड जैसा आ रहा है। तो इस बात को अक्सर गलती होती है आपसे, बहुत बार हमने देखा है गलती होते हुए। तो आप लोग समझ जाइए, इस बात को याद रखिएगा। इसमें ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि ओनली प्रॉफिट जो इनकम साइड में दिखाएंगे और जो लॉस आएगा वो एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे, न कि सेल प्रोसीड। फिर न्यूज़पेपर पीरियडिकल्स आप खरीदेंगे, न्यूज़पेपर वगैरह मैगजीन वगैरह, तो पीरियडिकल्स बोलते हैं जो मैगजीन होते हैं रेगुलर इंटरवल में 7 दिन 15 दिन इस तरह का आता है ना, तो उनको पीरियडिकल्स कहा जाता है। तो उनको खरीदने के जो एक्सपेंसेस है वो आप एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। फिर रिपेयर्स ऑफ एसेट्स, अगर आपके पास ये सब कुछ एनपीओ के एसेट्स वगैरह है, उनका रिपेयरिंग का खर्चा है तो वो भी आएगा। और जनरल एक्सपेंसेस मतलब और भी जो खर्चे होंगे जो इसमें लिस्ट में नहीं है तो उनको भी आप दिखाएंगे। फिर एक है ऑनरेरियम, तो इसको एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है, तो यहाँ देखिए ये पेमेंट्स ऑफ ऑनरेरियम क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट पेड टू द पर्सन who is not the regular employee of the institution for providing services to the organization। मतलब जो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है उनको जो पेमेंट दिया जाता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि डॉक्टर को आपको हायर करना होता है, तो उनको आप अपना एम्प्लॉयमेंट में तो नहीं रखा है, उनके काम के लिए आप चाहते हैं कुछ देना, तो ऑनरेरियम बोल के देते हैं। मान लीजिए कोई टीचर को ही आपने रख दिया, रेगुलर में नहीं है, अपना थोड़ा सा समय देते हैं उनके लिए, अगर आप उनको कुछ देना चाहते हैं तो ऑनरेरियम बोल के कहेंगे। तो जो आपका रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है तो उनको जब आप पेमेंट करेंगे वो ऑनरेरियम में आएगा। इसके एग्जाम्पल में पेमेंट टू एन आर्टिस्ट फॉर गिविंग परफॉर्मेंस एट द क्लब एट्सेट्रा। तो कोई आर्टिस्ट को आपने बुलाया जैसे कोई परफॉर्मेंस देने के लिए, तो उनको सैलरी तो नहीं देंगे, तो उनको जो पैसा देंगे उसको हम लोग कहेंगे ऑनरेरियम। तो इस तरह की चीज़ों को फिर आगे बढ़ते हैं। और भी चीज़ें हैं देखिए, जैसे स्कॉलरशिप्स है। अगर इसका कोई फ़ंड आपके पास नहीं है, स्कॉलरशिप फ़ंड, ये हम लोग देखेंगे। अगर स्कॉलरशिप फ़ंड मेंटेन किया है बैलेंस शीट में तो वहाँ से भी इसका पैसा देंगे। अदरवाइज़ अगर फ़ंड नहीं है तो यहीं से आप देंगे। स्कॉलरशिप वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ से आप देंगे एक्सपेंडिचर में। अपकीप ऑफ लैंड मतलब आपके पास ज़मीन है, गार्डन वगैरह है, उसका देखभाल। फिर ऑडिट फीस है, आपके पास ऑडिटर अगर ऑडिट कराना होता है बुक्स के एफसीए से, तो उसके लिए जो फीस है वो देना होता है ऑडिटर को, वो दिखाएंगे। कुछ अगर इंश्योरेंस हो रहा है तो वो यहाँ पे दिखाएंगे एक्सपेंस में। फिर एनी एक्सपेंसेस ओवर द फंड बैलेंस, और कोई आपके पास कोई फंड है और जितना फंड में पैसा है उससे ज़्यादा अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, वो जो बैलेंस पोर्शन है, जितना जिसका फंड है, मान लीजिए कोई फंड है आपके पास 7000 उसमें अमाउंट और आपको 8000 पेमेंट करना है, तो 7000 तो फंड से पे कर देंगे और 1000 जो बचेगा वो आप यहाँ से पे करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो एक्सेस अमाउंट है वही खाली यहाँ पे आएगा, न कि फुल अमाउंट। जितना फंड है उतना पैसा आप फंड से लेंगे और जो उसमें फंड में ख़त्म हो जाएगा तब आप यहाँ से लेंगे। या बिल्कुल भी फंड नहीं है, सारा पैसा आप यहाँ से दिखाएंगे। तो ये बात है। फिर ये है गुड्स कंज्यूम। ये एक क्वेश्चन होता है जिसमें एडजस्टमेंट दिख रहा है, तो आपके कोर्स में ये है, इस पर भी क्वेश्चन आता है अलग से। इसमें क्या है, आपके पास मान लीजिए स्टेशनरी है, पोस्टेज वगैरह है, फूड स्टफ़ हो सकता है, मेडिसिन का स्टॉक है, तो कितना आपने कंज्यूम किया एक साल में वो यहाँ दिखाना होता है। उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें प्लस करना होता है, कुछ माइनस करना होता है। इसको सेपरेट हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल आता है। इसमें ये तो वो जो कंजम्पशन होता है एक साल में उसको यहाँ एक्सपेंडिचर में दिखाया जाता है। तो ये काम हम लोग करेंगे, एक तो सब्सक्रिप्शन में और एक गुड्स कंज्यूम। ये दो चीज़ ही होता है एडजस्टमेंट में, जो आपके सिलेबस में है, तो उनको हम लोग करना होता है।
और ये एक एक्सेप्शनल कभी जनरली देखा नहीं है, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, अगर किसी का सब्सक्रिप्शन आपने माफ़ कर दिया, वो नहीं दिया, ड्यू रह गया, तो उसको भी यहाँ दिखा देंगे एक्सपेंडिचर में। अगर आपका ये लॉस हो गया, आपने इनकम में दिखाया होगा, वो पैसा नहीं आया, तो इस तरह से अगर है तो शायद ही कोई क्वेश्चन हमने देखा ऐसा, अगर ऐसा होगा तो आप यहाँ दिखा देंगे। और सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और भी कुछ इस तरह के एक्सपेंसेस अगर होगा तो उनको भी आपको एक्सपेंस साइड में दिखाना है। फिर आता है लास्ट में बैलेंस शीट के सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर का। तो अगर प्रॉफिट होता है, अब इस साइड में दिखाते हैं डेबिट साइड में, यहाँ उसको बोलेंगे सरप्लस या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो हम तो सलाह देंगे कि छोटा वर्ड यूज़ करिए, सरप्लस ही यूज़ करिए, इतना लिखने से अच्छा है कि ये छोटा यूज़ कर ले। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है आपके ट्रेडिशनल भाषा में, जो प्रॉफिट बिजनेस कंसर्न के लिए, तो यहाँ पे इसको सरप्लस बोलेंगे, तो ये चीज़ सरप्लस लिख दीजिएगा। अगर लॉस होगा तो लिखेंगे डेफिसिट, इसको एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम भी कहते हैं, तो हम लोग सीधे सीधे इसको डेफिसिट ही कहेंगे। तो ये कुछ होता है इनकम एक्सपेंडिचर में, इसको हम लोग न्यूमेरिकल से करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो इसी के साथ इस क्लास समाप्त करेंगे। आशा है कि समझ में आ गया है। थैंक यू।